अस्सलामुअलैकुम साथियों, तो हम फिर आपके आगे हाजिर हो रहे हैं एक और बहुत अच्छी न्यूरोसर्जरी के हवाले से इस वीडियो के साथ। और इसी वीडियो को अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मौका दिया तो हम इंग्लिश ज़बान में प्रेजेंट करेंगे, उर्दू ज़बान में मैंने आपके आगे इसको रखने जा रहा हूँ। और इसको हम एक पहले केस सिनेरियो के साथ होते हुए फिर हम आपको पहले हम मरीज़ के बारे में बताएंगे और फिर मरज़ के बारे में बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यू। तो सबसे पहले मैं आपके आगे ये प्रेजेंट करता हूं कि एक 27 साल का मर्द है और वो बहुत ही हाई स्पीड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुआ उसका। और उसको वो जो हमारे पास आए तो उनको बेइंतहा गर्दन में दर्द था और है ना, लेकिन उनको कोई जो है मतलब कि हमने कहा पूछा कि कोई कमज़ोरी है, कोई 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 आपको ना वीकनेस है, कोई कमज़ोरी है, कोई सुनपना है, कोई भारीपना है, कोई मतलब ये कि इस तरह की कोई मतलब उसके है ना सुइयाँ सुइयाँ काट रही हों या गैर ज़रूरी महसूस हो रहा हो या कुछ कोई भी चीज़ एबनॉर्मल महसूस हो रही हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, उन्होंने एक शिकायत की कि हम उनके गर्दन में बेइंतहा दर्द है। तो उस हवाले से इस तरह के मरीज़ चूँकि हमारे पास ही लाए जाते हैं तो ना हमें दिखाया गया, हमने देखा उस मरीज़ को और उनको जब हमने उसका पास मेडिकल हिस्ट्री चेक किया और हमने उनका न हिस्ट्री में कोई रीसेंट मेडिकल हिस्ट्री चेक किया तो कोई ऐसी चीज़ यानी कि नहीं थी, यानी कोई भी पास मेडिकल हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो काबिल ज़िक्र हो। उसके अलावा इनका हमने एग्जामिनेशन किया तो इनका GCS ग्लासगो स्केल जो है 15/15 था। इनके पावर तमाम चारों हाथ पाँव में या दोनों हाथों में दोनों पाँव में 5/5 पावर थी और उनकी सेंसेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी और रिफ्लेक्सेस भी हमें बिल्कुल ठीक लगे। हाँ, उनको एक दर्द थी और जब हम उनको क्या कहते हैं पैल्पेट कर रहे थे गर्दन के पास तो उन्हें उस पैल्पेशन में जो हम उसको दबाया, हल्के से टच करके, दबाने से बता दी कि हल्के से जैसे महसूस किया या पैल्पेट किया तो उनको शदीद दर्द हुआ और वो शिकायत उन्होंने की हमसे। इस हालत में आप ख़ुद बताइए कि आपके जहन में न क्या क्या और न मतलब ये कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। देखिए, प्रोविजनल डायग्नोसिस तो ये है कि कुछ मसला सर्वाइकल में है, जब भी हम दबा रहे हैं तो चोट लगी है उनको, हम दबा रहे हैं तो उनके गर्दन में दर्द हो रही है। दूसरा, हमने ये भी चेक किया तो जो हमारे पास इस तरह में अगर दर्द मतलब एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है और ना गर्दन में दर्द हो रहा है और दबाने से भी दर्द हो रहा है तो फिर तो डेफिनेटली उससे क्या होगा। मेरे जहन में तो एक चीज़ डेफिनेटली न्यूरोसर्जन के हवाले से एक जहन में आता है कि हो सकता है कोई हैंगमैन फ्रैक्चर्स ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि है ना या फिर कोई और हो सकता है कि मसला हो उनको, जैसे कि कोई मतलब ये कि है ना कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है कि एक्सीडेंट से कुछ ना हुआ हो, इन्फेक्शन हो ऑस्टियोमाइलाइटिस का, कोई ट्यूमर हो, न्यूप्लास्टिक लीजन हो या कोई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो या कोई मतलब कि और ऐसा मसला हो जो कि हम जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस तरह का कोई मसला हो सकता है। बहरहाल हमने ये तो हमारी सिर्फ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनी। तो हमने पहला जो बताया था कि भाई हो सकता है कोई फ्रैक्चर हो, जैसे कि हैंगमैन फ्रैक्चर हो सकता है। और अच्छा, जब हमने उनका MRI CT स्कैन भी किया, हमने MRI भी किया, जब हमने उनके और एक्सरे तो हमने पहले ही किया, तो हमने देखा कि उनको ट्रॉमेटिक हैंगमैन फ्रैक्चर है जिसमें उनको राइट C2 पेडिकल और लेफ़्ट C2 पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर है जो कि उसमें स्टायर सिग्नल दे रहा है MRI पे। और उससे हमें पता चला कि इनको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हुई है वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो रेडियोलॉजी पे बना वो अगेन मैं कहता हूँ कि जो सबसे पहले आया, क्योंकि C1 C2 का फ्रैक्चर हमें दिख गया, C2 के पेडिकल का फ्रैक्चर दिख गया, हमें लेफ़्ट C2 पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर दिख गया। तो ये हमें डेफिनेटली लगा कि ये जो है अपना क्या कहते हैं हैंगमैन फ्रैक्चर है। और उसके साथ साथ हो सकता हो कि उसकी उस तरफ वाली लेफ़्ट साइड की ही, जैसे लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्चर है तो लेफ़्ट साइड की ही वर्टिब्रल आर्टरी की इंजरी हुई हो, जिससे हमने चाहा कि हम उसको CTA यानी कंप्यूटर
कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक एंजियोग्राम पे हम ज़रा उसे एक दफ़ा चेक कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि न कोई वैस्कुलर इंजरी नहीं है। अच्छा, बहरहाल ऐसे मरीज़ को जैसे कि आपको बताया हमने उसका ऑब्ज़र्वेशन के लिए एडमिट कर लिया और उनका रूटीन लैब्स कराए हमने, उनका इमेजिंग किया, एमआरआई किया हमने सर्वाइकल स्पाइन का, और उसका देखा कि कोई ऐसा लिगामेंटस इंजरी तो नहीं है उसको चेक करने के लिए। और फिर हमने सीटी इमेजिंग का तो जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ कि सारी बोनी एनाटॉमी अच्छे से समझ में आ सके। सेकेंडरी रिव्यू हुआ ताकि इससे यानी रिपीट सीटी स्कैन भी कराया ताकि कोई ऐसी चीज़ हमने पहले सीटी स्कैन पे मिस कर दी हो तो वो भी मालूम कर लें, अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो वो हम कर लें। तो ये उसके साथ साथ चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि C2 का फ्रैक्चर था पेडिकल का, और C2 पार्स आर्टिकुलरिस का भी इंटर आर्टिकुलरिस का भी फ्रैक्चर था, और हमें स्टायर सिग्नल मिला था एमआरआई पे। तो हमें शक लगा कि ऐसा ना हो कि कोई न वैस्कुलर इंजरी ना हो गई हो, जैसे कि लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी की इंजरी ना हो गई हो। तो उसको न मजबूत करने के लिए या उसका एक तरीके से न पता करने के लिए कि सही डायग्नोसिस क्या है, उसके लिए फिर हमने क्या कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक एंजियोग्राम कराया, हमने एमआरआई कराया यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई कराया, एंजियोग्राम कराया, और हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्लेन एक्सरेस तो पहले ही करवा लिए थे ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कोई एंगुलेशन तो नहीं है, कोई मसल के तौर पे है ना कोई सेपरेशन तो नहीं है, एंगुलेशन या वो जो भी सिलसिला होता है यहाँ पे। देखिए, इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उसकी मैं थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी मरीज़ आपसे डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा मरज़ को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर उसका इलाज कैसे कैसे किया जा सकता है, हमने कैसे किया जो हमने किया वही बताएंगे, और जो कैसे किया जा सकता है वही बताएंगे, ताकि तफसील से इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और केस भी रखेंगे, हमारे पास एक और भी केस है इसके हवाले से। मैं थोड़ी सी आपके आगे आपकी तरह तवज्जो चाहता हूँ, वो ये कि बहुत सारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो हमने फ्रैक्चर देखे हैं, और ख़ास तौर पे ना ये जो एक्सिस होता है यानी ये जो वर्टिब्रा ना हमारा जो C1 C2 दोनों, C2 जिसे हम एक्सिस कहते हैं, C1 जिसे हम एटलस कहते हैं, तो ये और C7 ये तीन वर्टिब्रा जो होते हैं वो एटिपिकल वर्टिब्रा काउंट होते हैं। तो ये जो एक्सिस है ये थोड़ा सा यूनिक है एनाटॉमी के हिसाब से। अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी को अपने जहन में लेके आएँ और देखें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो फ्रैक्चर होता है तो ये हैंगमैन्स फ्रैक्चर इसका फ्रैक्चर कहलाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से ये मत समझ लें कि इसमें दो बोनी फ्रैक्चर मैंने मतलब बताए गए हैं। एक तो ये C2 वर्टिब्रा का जिसमें पास आर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर है, और दूसरा C2 पेडिकल का फ्रैक्चर है। ये दो जो हैं आप समझ लें कि ना मतलब ये कि फ्रैक्चर दोनों तरफ भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो C2 पास इंटर आर्टिकुलरिस जो है ये समझ लें कि ना पीछे होता है, पोस्टीरियर होता है ट्रांसवर्स फोरामेन के, और न ये एक्सटेंड करता है सुपीरियर समझ ले आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है C2 की उससे, और ये इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ C2 भी इस पे होती है। तो जो पेडिकल होता है C2 का वो जो है वो आपको पता है कि वो एक क्या कहते हैं कि वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, और वो मीडियली होता है न ट्रांसवर्स फोरामेन के, और इमीडिएटली ये नीचे होता है समझ लें C1 और C2 फैसेट जॉइंट के। तो ये जो लोकेटेड होता है और इसके ये एंगुलेटेड भी होता है मीडियली न क्या कहते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलरिस के मुकाबले में। तो ये हैंगमैन फ्रैक्चर जो होता है इसको आप थोड़ा सा क्लासिफाई भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी होती है। इसका बायलैटरल फ्रैक्चर हो और वो एक्सटेंड कर जाए पार्स इंटर आर्टिकुलरिस से और पेडिकल ऑफ द एक्सिस से, यानी एक्सिस के पेडिकल से, तो ये जो है हैंगमैन फ्रैक्चर कहलाता है। मैं कह रहा हूँ कि जो हैंगमैन फ्रैक्चर जो होता है उसको आप अच्छे तरीके से समझा इस तरह सकते हैं कि दोनों तरफ फ्रैक्चर हो जाए और वो एक्सटेंड कर जाए
क्या कहते हैं थ्रू द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस के और पेडिकल ऑफ द एक्सिस के। तो एक तरह से हमारे पेशेंट को यूनिलैटरल हैंगमैन फ्रैक्चर तो हो गया, अगर दोनों तरफ हो तो ये कंप्लीट क्लासिक हैंगमैन फ्रैक्चर कहलाता है। अच्छा, बहुत सारे फ्रैक्चर्स और इनकी टाइप जो होती हैं वो समझ लें कि हाइपर एक्सटेंसिव फोर्स लगती है, उसके साथ साथ ना कॉम्बिनेशन में एक्सियल लोड भी आता है, यानी हाइपर एक्सटेंशन विद एक्सियल लोड, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन के साथ अगर एक्सियल लोड आएगा यानी कि आप यानी सर पे यानी चोट इस तरह लगे कि न चेहरे पे चोट लगे और क्या समझ लें कि जैसे विंड शील्ड होती है, जैसे आप गाड़ी में चला रहे हैं, गाड़ी में ब्रेक मारा तो सर जाके टकराए न गाड़ी के कांच से, तो ये ऐसे ही मत समझ लें कि होता है कि वो विंड शील्ड से जाके टकराया है और बहुत ही हाई स्पीड में। तो ये जो फ्रैक्चर जो करता है यूँ एक्सटेंशन में और फिर जो है एक्सटेंशन करके फिर ऊपर से इस पर लोड भी यहीं से पड़ जाता है, तो ये जो फ्रैक्चर जो होता है ये पैटर्न जो है ये हैंगमैन फ्रैक्चर को एक्सप्लेन करता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइपर एक्सटेंशन भी हो रही है और थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो ये फ्रैक्चर जो होता है ना हाइपर एक्सटेंशन के साथ अपना क्या कहते हैं और डिस्ट्रक्शन के साथ ये जो है हैंगमैन फ्रैक्चर करता है। दूसरा इसमें जो डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि यूज़ होते हैं और इस फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन की जाती है इस हिसाब से कि ये डिग्री ऑफ एंगुलेशन क्या है, यानी एंगल कितना बन रहा है फ्रैक्चर पे, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर यानी कि एक बोन का जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक कितनी दूर हो गई, यानी कि एंगुलेशन और डिसलोकेशन इन दोनों पर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिपेंड करता है कि ये क्लासिफिकेशन ना कैसे बनती है। देखें, एक आफंदी सिस्टम होता है, आफंदी क्लासिफिकेशन कर लें, और ये जो आफंदी सिस्टम या आफंदी क्लासिफिकेशन जो है इसमें ये होता है कि जो टाइप 1 फ्रैक्चर होता है वो एक हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है जो कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस और पेडिकल के बग़ैर ही मतलब ये कि क्या कहते हैं उनका मतलब एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है और मतलब ये कि ये कोई एंगुलेशन नहीं है इसमें और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी सिर्फ हेयर लाइन फ्रैक्चर है। कहाँ पर? पास इंटर आर्टिकुलरिस के और पेडिकल पे। तो ये जो सिर्फ उस जगह पे हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है उसको आप टाइप 1 कह देते हैं आफंदी सिस्टम के हिसाब से। जो टाइप 2 फ्रैक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें ठीक ठाक किस्म की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, समझ लें कि C2 बॉडी के ऊपर और C3 बॉडी के मुकाबले में, यानी कि एंटीरोलिस्थेसिस हो जाती है, यानी बॉडी जो है दूसरी बॉडी पर ऐसे आगे की तरफ मूव हो जाती है। ये बॉडी है, उस बॉडी पर दूसरी बॉडी ऐसे आगे की तरफ मूव हो जाती है, इसे बोलते हैं एंटीरोलिस्थेसिस। अगर पीछे की तरफ आ जाए तो उसे बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। तो कहने का मकसद ये कि आगे आ जाती है C2 की बॉडी, ये समझ लें ये C3 की बॉडी है, ये C2 की बॉडी और C2 की बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ वो आ जाती है। तो इसको हम टाइप 2 ना यानी कि फिर ठीक ठाक डिस्प्लेसमेंट आपने नोटिस कर ली, और ये C2 का इसमें ये कहलाता है टाइप 2 हैंगमैन फ्रैक्चर। और टाइप 3 जो फ्रैक्चर होता है वो तकरीबन जो है वो सिमिलर होता है टाइप 2 फ्रैक्चर के। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये जो C2 की जो बॉडी होती है वो समझ लें कि थोड़ी फ्लेक्शन पोजीशन में होती है, थोड़ी एंगल बन जाता है, यानी आगे की तरफ एंगल बन जाता है वो, जबकि टाइप 2 में वो सिर्फ आगे आती है और अपने एंगल को नहीं चेंज करती। इसमें वो आगे भी आती है और थोड़ा सा झुक जाती है, यूँ थोड़ा सा फ्लेक्स कर देती है। तो ये समझ लें कि ये जो हो गया फ्रैक्चर जो है ये जो है टाइप 3 हो गया, यानी एंगुलेटेड पोजीशन में होता है। तो ये 3 मैंने आपके सामने रखे, इनकी टाइप्स 3 तरीके के रखे। इसमें एक और होता है जिसे हम लिवाइन और एडवर्ड ने भी बताया है, और उसने ये बताया है कि जो टाइप 2A है उसने टाइप 2A को यानी 2 को 2 में डिवाइड कर दिया है। एक टाइप 2A जिसमें उसने कहा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, बस ना क्या कहते हैं थोड़ी सी एंगुलेशन होती है, यानी कि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, एंटीरियर नहीं आ रहा,
जबकि आफंदी बता रहा है कि वो आगे आएगा तो 2 कहलाएगा। ये बोल रहा है कि आगे नहीं आ रहा, सिर्फ हल्का सा उसी जगह पे खड़े खड़े डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसे उन्होंने टाइप 2A कहा है। इसी तरह से ये जो हैंगमैन फ्रैक्चर होते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये न्यूरोलॉजिकल इंजरी इनसे कम ही होती है, क्योंकि ये जो इधर जो कैनाल इनकी जो कैनाल की जो जगह होती है, जो वो बहुत ही चौड़ी जगह होती है, तो वहाँ पर आप समझ लें कि कैनाल बहुत चौड़ी होती है, तो अगर फ्रैक्चर हो भी जाता है तो फिर भी इतनी गुंजाइश रहती है कि स्पाइनल कॉर्ड पर इंजरी कम ही होती है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं होती, बस मैं कह रहा हूँ कम होती है। और ये भी आप समझ लें कि ये जो है अपना क्या कहते हैं, अनस्टेबल ज़रूर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें वो पहचानना है और उसका हमने इलाज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैं मरज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है तो वो वर्टिब्रल आर्टरी की इंजरी की वजह से होती है, और दूसरा ये कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाने की वजह से ये पेशेंट कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। फिज़िकल एग्जामिनेशन पर आपको अक्सर व बेशतर डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ना सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी की इंजरी हुई है तो उसको हम कैसे से पकड़ें। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके आगे इस केस को रखने की थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको आपको तफसील से बताऊँ इस मरज़ के बारे में। देखिए, ये जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बायलैटरल फ्रैक्चर होते हैं, पार्स क्या कहते हैं इंटर आर्टिकुलरिस C2 के, ये ट्रॉमा में होते हैं। ये सबलक्सेशन हो जाती है इनमें C2 और C3 की बॉडी के पास, और ये जो है समझ लें, जैसे मैंने आपको रिपीट ही कर रहा हूँ कि ये हाइपर एक्सटेंशन और एक्सियल लोडिंग की वजह से होते हैं। हाइपर एक्सटेंशन और एक्सियल लोडिंग की वजह से होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनका कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता। जो क्लासिफिकेशन इधर रखी है, जैसे कि लिवाइन सिस्टम में मैंने आपके आगे रखा था, अभी लिवाइन सिस्टम बताया था, और कि ये जो है इधर ये डिवाइड है, ये कि इधर थोड़ा सा उन्होंने जो है वो टाइप 2 को जो है उन्होंने थोड़ा सा और तफसील से बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ये जो सर्वाइकल सीटी जो होता है, इसमें सैजिटल और जो कोरोनल मतलब ये कि स्लाइसेस होते हैं, उसमें आपने ये देखना है कि ना कहाँ पर इंजरी हुई है, आर्टरी तो नहीं उसमें डिस्प्लेस हो गई या कोई मसला तो नहीं हुआ है। इसी तरह ये जो सर्वाइकल MRI होता है C2 और C3 का, इसमें डिस्क का मतलब कि डिसरप्शन होना या डैमेज हो जाना, ये क्लासिफिकेशन इधर बता रहा है कि ये लिवाइन 2 कहलाती है। मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूंगा। और ये जो CTA होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक एंजियोग्राम जो होता है, ये अक्सर बेशतर हमें बताता है कि डायसेक्शन हुई है यहाँ पर क्या कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सम में, जो वर्टिब्रल आर्टरी गुजरती है उसको कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि ना ये इसमें ना आपको पेशेंट की नॉन हेलो इमोबिलाइजेशन करनी पड़ती है। ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, मैं उस पर बाद में आना चाहूँगा। अभी मैं एकदम से उस ट्रीटमेंट पे एकदम से मैं आपको नहीं बताना चाह रहा। थोड़ा सा मैं आपको देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको बताई थी लिवाइन और आफंदी क्लासिफिकेशन के बारे में, और इधर मैं आपके आगे दोबारा से ये जो लिवाइन क्लासिफिकेशन है हैंगमैन फ्रैक्चर की, और ये इसे आप मॉडिफाइड आफंदी कह सकते हैं। मैंने आपके सामने आफंदी को बहुत तफसील से रखा था, और अब मैं आपके आगे लिवाइन को थोड़ा सा रख रहा हूँ, जो कि मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है आफंदी की। देखें, ये जो टाइप 1 होता है लिवाइन क्लासिफिकेशन में, उसमें ये जो वर्टिकल पार्स होता है, इसका जो फ्रैक्चर जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टीरियर टू द वर्टिब्रल
बॉडी होता है, सिर्फ उसका पार्स का पोस्टीरियर टू द वर्टिब्रल बॉडी एक हेयर लाइन सा फ्रैक्चर होता है। और इसमें रेडियोलॉजी में आपको 3 मिलीमीटर से भी कम सबलक्सेशन मिलेगी C2 और C3 पर, और कोई एंगुलेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो यही है, एक्सियल लोडिंग है और हाइपर एक्सटेंशन है जैसे कि हमने बताया। और ये जो टाइप 1 के जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये आम तौर पे बड़े बहुत ही स्टेबल काउंट होते हैं, और इसमें ये जो ना क्या कहते हैं आप कोई आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आम तौर पर नहीं मिलता है। जबकि लिवाइन में ही जो मैं बताने लगा हूँ वो A1 होता है। वो जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो दोनों साइड पे होती है लेकिन पैरेलल नहीं होती, और फ्रैक्चर जो होता है वो फोरामेन ट्रांसवर्सम यानी जहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी गुजरती है उधर से गुजर जाता है, सिर्फ यानी उधर फ्रैक्चर होता है और सिर्फ वो एक साइड पर होता है। और ये जो लाइन जो होती है ये आपको आम तौर पे नज़र नहीं आती सादे एक्सरे पर, और जो आप एंटीरियर C2 वर्टिब्रल बॉडी जो होती है वो आपको इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड हुई भी नज़र आती है, मतलब कि थोड़ा उसमें आपको फ्रैक्चर नज़र आता है। और 2 से 3 मिलीमीटर समझ लें कि एंटीरियरली वो C3 पर C2 जो होती है वो समझ लें थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई नज़र आती है। और ये जो होता है ये भी हाइपर एक्सटेंशन और समझ लें कि लेटरल बेंडिंग के साथ, एक्सियल के साथ लेटरल बेंडिंग में भी होता है। और इसमें थोड़ा बहुत ये ज़रा है ना एटिपिकल किस्म का है, हैंगमैन फ्रैक्चर है। और इसमें स्पाइनल कैनाल जो होती है वो थोड़ी बहुत मतलब ये कि कम उसका साइज़ हो जाता है, और लेकिन फिर भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऐसे में कम ही होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ लिवाइन जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है आफंदी की, उसमें जो टाइप 2 है उसमें वर्टिकल जो फ्रैक्चर होता है वो पार्स क्या कहते हैं इंटर आर्टिकुलरिस से होता हुआ ये थोड़ी सी डिसरप्शन कर देता है, यानी कि थोड़ा सा डैमेज कर देता है C2 और C3 की डिस्क को, यानी जो डिस्क होती है उनके जोड़ को उधर कर देता है, बट C2 और C3 की वर्टिब्रल बॉडी पर। और पोस्टीरियरली ये समझ लें एक लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पर होता है, उसको भी ये इंजरी करवाता है, इसे आप कह सकते हैं C2। बाकी इसमें जो रेडियोलॉजी भी आपको नज़र आएगा, सबलक्सेशन नज़र आएगी C2 की C3 पर, और ये 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। और इसमें जो एंगुलेशन है वो भी थोड़ी सी होगी। और इसके अलावा ये एंटीरियर कंप्रेशन ऑफ C3 इसमें आपको नज़र आएगी, यानी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा एंटीरोलिस्थीसिस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये भी एक्सियल लोडिंग और हाइपर एक्सटेंशन के साथ साथ थोड़ी सी इसमें फ्लेक्शन की भी इंजरी होती है। और ये जो होता है समझ लें कि अर्ली आप समझ लें कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इसमें आपको नहीं मिलते, लेकिन लेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इसमें आपको मिल सकता है। अब इसी में टाइप 2A कहा गया है। टाइप 2A को मैं थोड़ा सा इस तरह समझाऊंगा कि ये थोड़ा सा ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, आम तौर पर टाइप 2 जैसा ही होता है, लेकिन A इसलिए कहा गया है कि इसमें थोड़ी सी एंगुलेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा एंगुलेशन, आगे से आप देखेंगे थोड़ा सा एंगल एंटीरियर की तरफ आए, यानी थोड़ी सी काइफोटिक इंजरी हो जाती है यहाँ पे C2 और C3 की वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान में। और ये फ्लेक्शन और डिस्ट्रैक्शन और पोस्टीरियर आर्च जो होती है वो इसमें फॉल हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो है रेयर होते हैं, और वैसे इसे अनस्टेबल फ्रैक्चर काउंट किया जाता है। और इसमें एंगुलेशन होने की वजह से क्या कहते हैं इसमें ना जो डिस्क जो स्पेस होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और इंजरी होती है। तो कहने की बात यह है कि इधर आपको जो वैसे सबलक्सेशन मिलती है वो सबलक्सेशन तो आपको समझ लें कि 3 मिलीमीटर से कम होगी, लेकिन इधर एंगुलेशन जो होगी वो 15 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा ये मामूली बातें हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत ही कीमती बातें हैं। इसी तरह से ये जो टाइप 3 होता है
उसमें आप ये कर लें कि ये टाइप 2 अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो टाइप 2 के साथ आप ये जोड़ लें कि दोनों तरफ यानी बायलैटरल C2C3 का फैसेट कैप्सूल की भी डिसरप्शन हो गई, यानी दोनों तरफ से जो फैसेट कैप्सूल हो गए वो डैमेज हो गए, फट गए वहाँ से, डिसरप्ट हो गए। और C2 पोस्टीरियर जो आर्च है वो आपको फ्री फ्लोटिंग नज़र आएगी, यानी दोनों तरफ से उधर फ्रैक्चर होने की वजह से वो फ्री फ्लोटिंग होगी आर्च। और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है वो भी हो सकता है कि उसकी भी इंजरी यहाँ पर हो गई हो। तो कहने की बात यह है कि इसमें रेडियोलॉजिकली आपको फैसेट जो दोनों C2 और C3 के हैं वो आपको सबलग्स मिलेंगे, और यानी कि थोड़े मतलब फटे हुए मिलेंगे और लॉक्ड मिलेंगे। और वैसे इन्होंने बताया कि इसका जो मैकेनिज़्म है वैसे तो अनक्लियर है, लेकिन फिर भी वो मेजर मैकेनिज़्म तो वही रहता है, हाइपर एक्सटेंशन और एक्सियल लोडिंग वाला, और फिर उसमें थोड़ी सी फ्लेक्शन भी काउंट कर लें। इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, फिर भी कॉमन नहीं है। और जो है डेफिसिट अगर होगा भी तो ये कि इसमें फैसेट डिसलोकेशन की वजह से अगर प्रेशर आया तो नर्व पर या आर्टरी के दब जाने की वजह से तो ये अक्सर बेशतर आ जाता है। अच्छा, तो साथियों मैं जो आपके आगे बात कर रहा था ये थोड़ी सी हम बात करें कि ये जो हैंगमैन फ्रैक्चर है ये C2C3 का ट्रॉमेटिक स्पॉन्डोलिस्थीसिस आप इसे कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और भी डिफ़ाइन करना चाहूँगा, आपके आगे इसका तारुफ देना चाहूँगा। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये दोनों तरफ से इसका फ्रैक्चर होता है थ्रू द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, जिससे एस्थेमस भी कहते हैं, कुछ लोग एस्थेमस कहते हैं। और जो पेडिकल जो होता है C2 का उस ना वो भी मिसाल के तौर पे फ्रैक्चर होता है। और ये जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है C2 पे, आपको पता है C2 जो है वैसे एक शक्ल उसकी ज़रा मुख्तलिफ है, और वो है ना उसके जो पार्स होते हैं वो भी ज़रा डिफरेंट होते हैं, और उनके जो पेडिकल जो होते हैं वो भी ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये एंटीरियर सबलक्सेशन हो जाती है C2 की C3 की बॉडी पर। और ये जो टर्म इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हैंगमैन फ्रैक्चर, ये समझ लें कि ना यूँ बताया गया है कि ये मैकेनिज़्म है ना, समझ लें कि आप समझ लें कि मॉडर्न हैंगमैन फ्रैक्चर में मैकेनिज़्म ये होता है कि इसमें हाइपर एक्सटेंशन होती है और एक्सियल लोडिंग होती है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में ख़ास तौर पे, या फिर डाइविंग एक्सीडेंट, कुछ लोग डाइव लगाते हैं तो उसके फेस पर या सर पे ऐसे चोट लगती है और वो हाइपर एक्सटेंशन में चले जाते हैं, और फिर वो जाकर ऐसे दबता है, मतलब कि ऊपर लाके, और फिर वो दबता भी उसी डायरेक्शन में, आप समझ सकते हैं। तो उसका जो है वो ये उसका मैकेनिज़्म है। और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तो लगता है, जिसमें जुडिशल हैंगिंग होती है जो कि सब मेंटल प्लेसमेंट होती है नॉट की, और उसमें जो है हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है और फिर डिस्ट्रैक्शन होती है। उधर एक्सियल लोडिंग नहीं होती, इससे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है जो हैंगिंग मैकेनिज़्म होता है। उसमें हाइपर एक्सटेंशन सेम रहती है, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, वो होती है डिस्ट्रैक्शन। इधर जो होती है वो एक्सियल लोडिंग होती है। ये असल में मॉडिफाइड फॉर्म थी जो कि मैंने आपके आगे प्रेजेंट की। दूसरे कुछ केसेस में आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी फोर्स फ्लेक्शन होती है और कंप्रेशन भी होती है नेक की, और उसकी और जबकि वो एक्सटेंशन की पोजीशन में होता है, यानी एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन की पोजीशन में फिर एक फ्लेक्शन इस तरह से हो, मतलब कि उसको थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अज्यूम भी करना पड़ेगा, तो फिर आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। अच्छा, बच्चों में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं मरज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ तफसील से। ये जो बच्चों में ये होता है कि ये बहुत ही चिल्ड्रन में रेयर होती है, ख़ास तौर पे जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं। और दूसरी बात ये कि न उनमें ये जो फ्रैक्चर जो है वो होता भी है तो इनकम्प्लीट होता है,
और उसमें जो ओडोंटॉइड भी फ्यूज़ रहती है और एपीफाइसल फ्रैक्चर हो सकते हैं उस दर्जा पे। और बच्चों में ये जो है सूडो सबलक्सेशन आप कह सकते हैं मतलब कि किसी हद तक। अच्छा, आम तौर पर ये जो फ्रैक्चर है स्टेबल है, हालांकि ये रेयर है और न इसमें नॉन यूनियन भी बहुत रेयर है। 90% ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो खुद ही हील हो जाते हैं। आपको सिर्फ इमोबिलाइजेशन करनी होती है, यानी को हिलाने से बंद करना होता है। और ऑपरेटिव रिफ्यूजन जो होती है वो भी बहुत ही रेयर है। ये जो फ्रैक्चर होता है C2 का, ये आप समझ लें कि एस्थेमस से होता है। और ये हैंगमैन फ्रैक्चर जो होता है, इसमें ये इसकी तरह जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी आप समझें कि मुख्तलिफ है। मैं इधर आपको आगे भी थोड़ी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने आपके आगे जो है न ग्रेडिंग्स की, उसमें मैंने पहले अफंदी क्लासिफिकेशन बयान की, फिर लेवाइन क्लासिफिकेशन बयान की, और जो मैंने थोड़ा सा न फ़र्क महसूस किया वो भी मैंने बताया। और इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जो इसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्लासिफिकेशन हम जो बताते हैं इससे आप अंडरस्टैंड करते हैं उसके फ्रैक्चर को और फिर उसकी ट्रीटमेंट को। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक हाईली एजुकेशनल मतलब ये कि लेक्चर है, तो इसमें ज़ाहिर बात है वो तफसील उस तरह की तो आएगी। ये तफरीही की तो लेक्चर है नहीं। जिससे भी ये लेक्चर सुनना है डेफिनेटली उसको थोड़ा सा अपना ध्यान भी देना होगा, थोड़ा अटेंटिव भी होना होगा। और इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी आपको ये बात बताऊं कि ये जो ग्रेड 1 जो होता है, ये अपना क्या कहते हैं फ्रांसिस एक सिस्टम कहलाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फ्रांसिस सिस्टम क्या होता है। ये जो फ्रांसिस सिस्टम का जो ग्रेड 1 होता है वो लिवाइन के टाइप 1 जैसा होता है, और जो फ्रांसिस का जो ग्रेड 4 है वो भी तकरीबन लिवाइन के टाइप 3 के बराबर होता है। तो इधर मैं आपको ये बता दूं कि वैसे उन्होंने 5 फ्रांसिस ग्रेडिंग सिस्टम में उन्होंने 5 ग्रेड्स रखे हैं। सबसे पहला ग्रेड रखा है उन्होंने 1, और उस ग्रेड में वो बताते हैं कि अगर एंगुलेशन 11 से कम है, 11 डिग्री से एंगुलेशन कम है, और जो है डिस्प्लेसमेंट 3.5 मिलीमीटर से कम है, 3.5 मिलीमीटर से कम है, तो उसे उन्होंने ग्रेड 1 कहा है। जबकि उन्होंने ग्रेड 2 से कहा है जिसमें एंगुलेशन 11% से बढ़ जाए। बड़ा आसान है ये, 11% से बढ़ जाए। पहला वाला क्या 11% से कम, और वो भी क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी 3.5 मिलीमीटर से कम, तो 1। उन्होंने फिर 2 को बड़ा आसान कर दिया, वो ऐसे कि 11 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगुलेशन है, माफ़ी चाहता हूँ, 11 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगुलेशन है और जो है ये अपना डिस्प्लेसमेंट भी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उससे कम है, 3.5 से कम है, यानी टाइप 1 जैसा ही रखा है, सिर्फ एंगुलेशन बढ़ाई है, तो वो टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 3 में उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया कि एंगुलेशन 11 डिग्री से कम और डिस्प्लेसमेंट 3.5 से बढ़ा दी, यानी 2 का उल्टा 3 हो गया। अच्छा जी, इसी तरह जो 4 है उसमें उन्होंने 11 जो है वो कहा कि 11 डिग्री से ज़्यादा है, और जो क्या कहते हैं जो 3 का था कि 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उससे ज़्यादा है, दोनों अगर ज़्यादा है, वो 11 से और वो 3.5 थे, तो 4 हो गया। जबकि जो 5 है उसमें आप समझ लें कि उन्होंने कहा डिस्क भी डैमेज हो जाए तो जो और काइफोटिक हो जाए, थोड़ा सा मतलब काइफोसिस भी आ जाए, तो ये जो है 5 है। तो ये कितने अच्छे तरीके से आपके सामने इन्होंने ये सारी प्रेजेंट कर दिया है ताकि आप इस ग्रेडिंग सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। दूसरे भी तरीके होते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन होती हैं ये 95% में ये आपको न्यूरोलॉजिकली ये इंटैक्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो डेफिसिट होते हैं आम तौर पे बहुत ही माइनर से डेफिसिट होते हैं, यानी पैरास्थीसिया हो गया, मोनोपरेसिस हो गई, थोड़ा सा थोड़ी सेंसरी डिस्टर्बेंस हो गई, थोड़ा मोनोपरेसिस, एक तरफ से सेंसेशन कम हो गई एक हाथ में या सिर्फ पाँव में, या और दूसरा ये
कि ये रिकवर भी 1 महीने में हो जाता है। दूसरा, जितने भी ये कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जबकि जो भी सर्वाइकल पेन होता है जिनको ये इसमें पेशेंट होते हैं, तमाम के तमाम ही कॉन्शियस रहते हैं। कोई हमने अनकॉन्शियस पेशेंट अभी तक इन्होंने इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं देखा। और सर्वाइकल प्रॉब्लम भी जो होती है वो अपर पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन में होती है। और दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया यानी ऑक्सीपिटल के एरिया में जो दर्द होती है, ये जो ऑक्सीपिटल समझ लें कि न्यूरैल्जिया है, ये भी कोई कॉमन नहीं है, बहुत ही मतलब कि अनकॉमन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस यही होता है कि अगर किसी को कोई मसला है भी तो हो सकता है उसको हेड इंजरी भी हुई हो, जिसकी वजह से उसको दूसरे मसले हो रहे हों। तो ऐसे में आपने सी स्पाइन इंजरी को अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या C1 का फ्रैक्चर भी है तो फिर तो बात दूसरी है। और इसमें जो है मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 1/3 पेशेंट जो होते हैं वो समझ लो कि अपर 3 सर्वाइकल लेवल पे इंजरी हो सकती है कहीं पर भी। और ये आम तौर पे इसमें एक्सटर्नल साइन ऑफ इंजरी जो है आपको ना तो सर्वाइकल में मिलेगा ना वो ऑक्सीपिटल के एरिया में मिलेगा, बल्कि आपको जो एक्सटर्नल साइन ऑफ इंजरी यानी कि साइन ऑफ इंजरी यानी ऐसा कोई निशान जो चोट लगी हुई है वो आपको फेस पर, फोरहेड पर, माथे पर मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाइपर एक्सटेंशन एक्सियल लोडिंग किस्म की इंजरी है, जबकि वो जो जुडिशियल हैंगिंग होती है वो उसमें हाइपर एक्सटेंशन तो होती है लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन होती है। इसको जो इवेल्यूएट किया जाता है, इन मरीज़ों को इवेल्यूएट कैसे करेंगे? इवेल्यूएट यानी जैसे मैंने अपने मरीज़ का भी आपको बताया वो, और मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो थोड़ी सी लंबी होनी है तो इसलिए ज़्यादा परेशान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको बताना ज़रूरी है। ये जो CT, इसमें जो सर्वाइकल CT जो हम करते हैं उसमें सैजिटल कोरोनल रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह का फ्रैक्चर है और उस 3D रिकंस्ट्रक्शन में पूरा आइडिया अच्छे से हो जाता है और जो हम कि कौन तरह का फ्रैक्चर है। दूसरा, ये जो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक एंजियोग्राम हम करते हैं ये इवेल्यूएट करता है वर्टिब्रल आर्टरी के फ्रैक्चर को, जो एक्सटेंड करता है फोरामेन ट्रांसवर्सम से, और ख़ास तौर पे जो लिवाइन टाइप मैंने आपके आगे रखा था 1A वो जो है इसमें आपको सिम्टम जो होंगे वो नज़र आएंगे स्ट्रोक वाले, क्योंकि उधर वर्टिब्रल आर्टरी की इंजरी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस के साथ साथ वो जो है ट्रांसवर्सम के उसमें भी फ्रैक्चर होता है, ब्लीडिंग होती है, दबाव हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो हम इधर जो रिकमेंडेशन है CTA की ख़ास तौर पर ना, जो कहते हैं भाई क्या तमाम ऐसे मरीज़ों का कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक एंजियोग्राम होना चाहिए? जनाब, जितने भी C2 फ्रैक्चर आ रहे हैं पेशेंट उनका तमाम का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि वर्टिब्रल आर्टरी की इंसल्ट मतलब कि हुई है या वर्टिब्रल आर्टरी की समझ लें कि इंजरी हुई है। और ये जो एंजियोग्राफी होती भी है और ये जो MRA होता है इसमें ये जांचने के लिए ही होता है कि ना उधर वो इंजरी ना हुई हो। वैसे MRI हो गया, MRI सर्वाइकल स्पाइन हो गया, ये भी बहुत अच्छी डिटेल से बताता है आपको न C2 और C3 की जो डिस्क डिसरप्शन होती है वो बहुत अच्छे से पता चल जाती है। और लिवाइन का जिसमें जो ग्रेड 2 बताया गया है उसमें जो डिस्क डिसरप्शन है उसको इसी तरह से समझा जा सकता है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइंडिंग इसमें है वो एबनॉर्मल इंक्रीज ना सिग्नल इंटेंसिटी मिलती है हमें MRI पे, वो इसी वजह से कि वो डिसरप्शन की वजह से है। दूसरा, एक्सरे जो होते हैं ख़ास तौर पे लेटरल C स्पाइन एक्सरे जो होता है वो आपको 95% में तो फ्रैक्चर दिखा देता है, लेकिन अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा तो वो पता नहीं चलेगा। ये जो C2 एंगुलेशन है या सबलक्सेशन है ये भी आपको किसी हद तक एक्सरे पे पता चल जाती है। दूसरा, ये जो ज़्यादातर जो
फ्रैक्चर जो कि पास इंटर आर्टिकुलरिस से गुजर रहे हों या ट्रांसफर फोरामेन से गुजर रहे हों, हाँ, तो ये जो है इनका सादे एक्सरे पे जांचना ज़रा मुश्किल होता है। इसी तरह से ना ये जो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है C2 की C3 पर, इसके लिए ये भी आपको मतलब ये कि सादे एक्सरे में मिल सकते हैं 50% में, लेकिन फिर भी इसी वजह से ये CT और MRI की मदद ली जाती है, क्योंकि उसमें वो एंगुलेशन को अच्छे से समझाने में और समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बहरहाल एक्सरे को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरे वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का सबब बन जाता है। अगर आप तीनों इन्वेस्टिगेशन को साथ लेके चलें तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फ्लेक्जन एक्सटेंशन पे भी। अच्छा, दूसरा ये बताऊं कि पेशेंट जो है ये जो लिवाइन टाइप 1 फ्रैक्चर वाले होते हैं, इनकी न्यूरोलॉजी 100% ऐसे में इंटैक्ट देखी गई है। तो फिजिशियन जो होते हैं वो फ्लेक्जन एक्सटेंशन एक्सरे करने की कोशिश करते हैं कि है ना मतलब कि उससे कभी कभी फ्रैक्चर एग्रीवेट भी हो सकता है, तो इधर ध्यान देने की बेइंतहा ज़रूरत है। अच्छा, वैसे ट्रीटमेंट जो होती है वो न्यूरो सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है इस तरह के पेशेंट की, वो तकरीबन है ना 97 से 100% तक वो है ना मैनेजमेंट मतलब कि ऐसे मरीज़ों की हो जाती है और बेहतर हो जाते हैं, और उनकी फ्यूजन भी हो जाती है। फ्यूजन रेट भी तकरीबन 93 से 100% तक है। अगर हम एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन अच्छे से अप्लाई कर दें, और वो जो है कुछ मरीज़ों को 8 हफ्तों तक और कुछ को 14 हफ्तों तक की ज़रूरत पड़ती है। हीलिंग जो होती है वो तकरीबन 12 हफ्तों में हो जाती है, कंप्लीट हीलिंग। और वैसे कोई ख़ास ट्रीटमेंट जो होती है वो डिपेंड करता है कि रिलायबिलिटी कितनी है, पेशेंट की स्टेबिलिटी कितनी है, पेशेंट की एंगुलेशन कितनी है, ये तमाम भी चीज़ें मैटर करती हैं। वैसे बहुत सारे केसेस में नॉन हेलो इमोबिलाइजेशन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नॉन हेलो मतलब कि जो पहले हेलो लगाते हैं, हेलो बहुत रिजिड होता है, उसको लगाना मुश्किल है। लगाना मुश्किल मतलब कि वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, उसकी कंप्लाइंस बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से रिजिड जो इमोबिलाइजेशन आप कर देते हैं वो काफ़ी बेहतर रहती है, और इससे काफ़ी चीज़ें आप हासिल कर लेते हैं। उसमें इतना ज़्यादा मतलब ये कि ना सख्ती से मतलब ये चीज़ों को डील करना कोई फ़ायदेमंद नहीं रहता है। जो स्टेबल फ्रैक्चर होते हैं जैसे लिवाइन टाइप 1 है, लिवाइन टाइप A1 है, या फ्रांसिस के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फ्रैक्चर्स हैं, इनको आप इमोबिलाइजेशन की मदद से या सर्वाइकोथोरैसिक ऑर्थोसिस की मदद से आप जो है आम तौर पे ट्रीट कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है 3 महीने में ठीक हो जाता है। हेलो वेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे पेशेंट में जहाँ पर ना आपको लगे कि C1 का और C2 का भी फ्रैक्चर है, कंबाइन फ्रैक्चर है, तो वहाँ पर आप हेलोवेस्ट दे सकते हैं। जबकि ना इधर मैं आपको बताऊं कि जो 50% केसेस जो होते हैं उसमें टाइप 1 फ्रैक्चर में वो इवन दो नॉन हेलो फिक्सेशन हो जाती है, और उसमें बिल्कुल सर्जरी की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद नादिर कोई एक मरीज़ को 100 में से सर्जरी की ज़रूरत पड़ती हो। अच्छा, ये जो अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं जैसे लिवाइन टाइप 2 है, उसको हम अनस्टेबल कह सकते हैं क्योंकि उसको आपको रिड्यूस करना पड़ता है जेंटल सर्वाइकल ट्रैक्शन की मदद से, और ये रिड्यूस होता है तकरीबन आपको 30 पाउंड का वज़न जो है वो लगाना होता है। कि आप एक सर्वाइकल टोंग लगाते हैं यहाँ पर, लोकल एनेस्थीसिया इधर लगाया, लोकल एनेस्थीसिया इधर लगाया, फिर आपने एक सर्वाइकल टोंग अप्लाई कर दी, और वो सर्वाइकल टोंग से थोड़ा थोड़ा वज़न बढ़ाते जाएं, मतलब कि 5 पाउंड रखें, फिर 10 पाउंड, फिर 15 पाउंड, फिर 25 पाउंड, 15 पाउंड, फिर 20 पाउंड, फिर एक पाउंड बढ़ाते रहें उस वक्त तक के आपको एक्सरे पे आप चेक करें और सीटी भी करके देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी हमें स्लाइटली एक्सटेंशन भी रखनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि इसमें आप एक्सरे मॉनिटरिंग करते रहें, बार बार इसके एक्सरे करा के चेक करते रहें। इसमें ये जो है
थोड़ी सी इसमें अगर हमने वज़न ज़्यादा दे दिया तो ये आर्ट्रोजेनिक हैंगिंग भी हो जाती है और लिगामेंटस इनस्टेबिलिटी भी हो जाती है। तो ये जो है कभी कभी हमें इधर हेलोवेस लगाना पड़ता है इस तरह के अनस्टेबल फ्रैक्चर में, और वो जो है 3 महीने तक वो दरकार होता है। और ना क्या कहते हैं इसको सर्जिकली स्टेबलाइज करना में कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये कि माफ़ी चाहता हूँ इंडिकेशन अग्रेसिव नहीं है, बहुत कम मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऐसे ही ठीक हो जाता है। दूसरा जो टाइप 2 फ्रैक्चर होते हैं ख़ास तौर पे 5 मिलीमीटर सबलक्सेशन, 5 मिलीमीटर की सबलक्सेशन से कम वाले और 11 डिग्री से 11 डिग्री एंगुलेशन से कम वाले जो मरीज़ होते हैं टाइप 2 में, वो अगर एक दफ़ा रिड्यूस हो जाए तो आप उनको हेलो वेस्ट अप्लाई कर दें और उनको पेशेंट को मोबिलाइज़ करें और ना वो पेशेंट मोबिलाइज़ हो सकता है। और दूसरा जो है पेशेंट मोबिलाइज़ हो सकता है लेकिन ये इमोबिलाइज रहेगा, नेक इमोबिलाइज रहेगी। अच्छा, दूसरा इसमें जो होता है वो आपको ना जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो एक्सरे उसको करके एक्सरे की मदद से चेक करते रहें। और फिर ये तकरीबन हेलो इसमें तकरीबन कभी ज़रूरत होती है कभी नहीं भी होती है, और बहुत सारे मरीज़ हमने इसमें ट्रीट करते होते हुए देखे हैं, जैसे कि फिलाडेल्फिया कॉलर हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, और ना ये तकरीबन 8 से 12 हफ्तों में अच्छे नताइज दे देता है। कभी कभार जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा। तो कहने की बात है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ट्रीटमेंट वाली बात चल रही है यहाँ पे कि सर्जिकल जो मैं थोड़ी सी मोटी बात कर दूँ, सर्जरी की बात भी इधर हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइप 2 टाइप बात हो रही है। अच्छा देखें, ये जो टाइप 2 फ्रैक्चर होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जिनका 5 मिलीमीटर से ज़्यादा डिसलोकेशन हो, सबलक्सेशन हो और 10 डिग्री से ज़्यादा उसकी एंगुलेशन हो, तो सर्जिकल फ्यूजन जो है इस तरह के पेशेंट में वो रिकमेंड की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और रिस्क जो होता है वो समझ लें कि इमीडिएट इमोबिलाइजेशन उसके करने को अवॉइड करने के लिए हेलो वेस्ट शुरू में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हीलिंग होती है वो क्या कहते हैं मतलब कि ठीक ठाक उसकी जो है जो एंगुलेशन होती है उसको करेक्ट करना होता है और ताकि क्रॉनिक पेन को अवॉइड किया जा सके। और दूसरा, अगर वो रिड्यूस ना हो, वो एंगुलेशन अगर रिड्यूस ना हो तो फिर जो है आपको, और अगर गैप बहुत ज़्यादा हो तो आपको बोनी ब्रिजिंग के मदद से उसकी ट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो कहने की बात यह है कि ये जो सर्वाइकल ट्रैक्शन जो होती है ये यहाँ पर समझ लें कि मेंटेन होती है, तकरीबन करनी पड़ती है 4 हफ्तों तक के लिए, और रिडक्शन की जाती है। और ये तकरीबन आप हर घंटे बाद उसे असिस्ट किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई मूवमेंट वेट को आपको ट्रैक्शन सही से अप्लाई करना हो। अगर स्टेबल है तो फिर 24 घंटे तक फिर के बाद उसे मोबिलाइज़ किया जाता है हेलो वेस्ट को। और अगर अनस्टेबल है तो फिर आपने ट्रैक्शन दोबारा से अप्लाई करनी होती है, और फिर ये तकरीबन जो है आपको 5 से 6 हफ्ते में ये ट्रायल रिपीट करना होता है। और अगर ये फिर भी अनस्टेबल है 6 हफ्ते के बाद भी, तो फिर सर्जिकल फ्यूजन जो होती है वो बिल्कुल रिकमेंडेड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये तरीक़ेकार होता है सर्जरी तक पहुंचने का। पहले आप 24 घंटे में ट्राई करते हैं, और ये भी मैंने बताया आपको टाइप 2 में ख़ास तौर पे जिसमें सबलक्सेशन ज़्यादा होती है और एंगुलेशन भी ज़्यादा होती है। ये जो लिवाइन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर उसका ये वैसे जो है उसका, तो अगर फ्रांसिस का देखेंगे तो ये टाइप 3 बन जाएगा। खैर न आपने इसमें फिर 4 हफ्ते बाद चेक करना है, फिर 5 से 6 हफ्ते बाद चेक करना है, फिर 6 हफ्ते के बाद भी चेक करना है, फिर भी अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल से मुराद है कि एंगुलेशन करेक्ट नहीं होती तो फिर आपने सर्जिकल फ्यूजन करनी है। ये जो लिवाइन टाइप 2A होता है, इसमें ट्रैक्शन जो होती है वो समझ लें कि
हो सकता है कि डिफॉर्मिटी को बढ़ा दे। तो फ्रैक्चर जो होता है वो रिड्यूस आप कर देते हैं किस तरह से कि इमीडिएट आप प्लेस कर देते हैं उसको हेलोवेस्ट फ़ौरन लगा देते हैं, ट्रैक्शन इसमें नहीं की जाती और थोड़ी सी एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो है वो अप्लाई की जाती है और हेलोवेस्ट जो होती है वो समझ लें कि वो इमोबिलाइज कर देती है उसको 3 महीने के लिए। और फिर ये एक तरीका है और इसमें 95% यानी 95% जो है वो इसमें यूनियन रेट है इसका। जबकि लिवाइन टाइप 3 है वो उसमें रिडक्शन जो होती है वो आप जो ट्रैक्शन से करते हैं वो बड़ी डेंजरस होती है। यानी 2A में, लिवाइन टाइप 2A में और 3 में आपने ट्रैक्शन को अवॉइड करें और ना वो इसमें ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन जो है टाइप 3 में वो रिकमेंडेड है। और MRI जो होता है मतलब ये कि वो ज़रूर करें सर्जरी से पहले ताकि आपको एग्जैक्ट सूरत हाल पता चल जाए और C2 C3 डिस्क की सिचुएशन पता चल जाए और फिर आप जो है वो ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करने के बाद भी मतलब हेलोवेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और ना वो फ्यूज़ होने में उसको भी थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल जो सर्जिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर की जाती है उसकी इंडिकेशन ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए समझ लें कि वो पेशेंट होते हैं जो कि मतलब कि जिसमें मतलब कि इनेबिलिटी हो रिड्यूस होने की फ्रैक्चर की, तो उसको आप ज़रूर करें। अगर वो नहीं हो रहे हैं रिड्यूस तो आपने उसमें बिल्कुल जो है क्या कहते हैं लिवाइन टाइप 3 और लिवाइन टाइप 2 है उसमें फ़ौरन से आप मिसाल के तौर पर सर्जरी कर दें। इसके अलावा जो ट्रॉमेटिक C2 C3 की हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन हुई है और कंप्रेशन हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें भी सर्जरी आपको करनी ज़रूरी है। इसी तरह से अगर नॉन यूनियन है, एविडेंस ये भी है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन पे आपको नज़र आ रहा है कि नॉन यूनियन हो रहा है, वक्त भी काफ़ी हो गया है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की है, तो ऐसे में भी आप न सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये जो हैंगमैन फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो लिवाइन टाइप 2 में आता हो क्राइटेरिया में, टाइप 3 में आता हो, फ्रांसिस के ग्रेड 2 में आता हो, 4 में आता हो, 5 में आता हो और इसी तरह से अगर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट C2 वर्टिब्रल बॉडी की हो 50% से ज़्यादा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के C3 वर्टिब्रल बॉडी पर, यानी C2 एडवांस हो गई हो C3 के ऊपर, तो उस पर आपने सर्जरी करनी है। और ये जो एंगुलेशन होती है ये समझ लें कि अगर वो बहुत ज़्यादा है और ना काइफोटिक काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है और वाइडनिंग भी हो रही है एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर C2 C3 डिस्क का स्पेस का और जो हाइट है वो भी नॉर्मल नहीं है, तो फिर आप जो है उधर भी सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। ये जो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास उसमें फ्यूजन टेक्निक में एक तो पोस्टीरियर अप्रोच के ज़रिए करते हैं, एक एंटीरियर अप्रोच के ज़रिए करते हैं। अच्छा, जो फ्यूजन टेक्निक होती है उसमें जो एंटीरियर अप्रोच के ज़रिए करते हैं उसमें अगर फ्रैक्चर जो है वो समझ लो कि ना अगर मतलब कि फ्रैक्चर है और जो है C1 C2 फ्यूजन की भी ज़रूरत है, तो फिर डिपेंड करता है कि C2 C3 की डिस्क की हालत क्या है, ये भी देखना पड़ता है। फैसेट जॉइंट की कैप्सूल की हालत क्या है वो भी देखना पड़ता है। तो फिर ऐसे में आप C1 C2 और C3 का फ्यूजन करने की ज़रूरत होती है। और फिर इसमें ऑक्सीपिट डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीपिट को भी साथ में फ्यूज़ करना है या नहीं करना है। तो ये ऑप्शन डिपेंड करता है कि सिर्फ C1 और C2 फ्यूज़ कर लें, ये ऑप्शन रहते हैं। इस ऑप्शन में C1 और C2 की वायरिंग की जाती है और उसको फ्यूज़ किया जाता है। इसमें C1 और C2 को लेटरल मास स्क्रूज लगाए जाते हैं और न उससे भी मसला हल हो जाता है, वायरिंग से भी, लेटरल मास स्क्रू से भी, और एक ऑब्लिक सीधा स्क्रू भी डाल सकते हैं, वो भी
ना किया जा सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि फ्यूजन का एंटीरियर भी तरीका है, ये पोस्टीरियर तरीका मैंने बताया था, अभी मैं एंटीरियर तरीका बता रहा हूँ कि एंटीरियर जो C2 C3 डिस्केक्टमी होती है, C2 और C3 की डिस्केक्टमी करनी पड़ती है और विद फ्यूजन कर देते हैं, ये एंटीरियर है, बहुत आसान है ये। और ये डिपेंड करता है कि एंटीरियर प्लेटिंग करें ना करें, की जाती है वैसे आमतौर पर। और वैसे जो ना इसमें ट्रांसफर इंसिशन भी देते हैं, ऑब्लिक इंसिशन भी लेते हैं, एंटीरियर सर्वाइकल जो कि तरीक़ेकार है डिस्क क्या कहते हैं डिस्केक्टमी का, ये किया जाता है एंगल ऑफ जॉ से, थोड़ा सा अपर की तरफ, ताकि आप एंगल ऑफ जॉ के पास से, ताकि उधर से आप डायसेक्शन करते हुए सही मकाम तक पहुंच जाएं। आपने जो है इधर जो है प्रिज़र्व करनी होती है कि मतलब कि C1 C2 पे जो मोशन है वो देख के उस हिसाब से करना होता है। और ये अप्रोच जो होती है ये उस सूरत में ही करते हैं जब नॉन यूनियन का ख़तरा बहुत ज़्यादा नॉन यूनियन हो। और दूसरा ये जो लिवाइन जो है ना टाइप 3 जो होता है, उसमें आपको जो ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करना होता है, उसमें आपको फैसेट को भी लॉक करना पड़ता है और लॉक फैसेट में भी करना पड़ता है। दूसरा ये कि ये जो हम करते हैं ये क्या कहते हैं, इसमें कंप्लीट रिडक्शन होना ज़रा मुश्किल होता है, पार्शियल रिडक्शन होती है। और जो टेक्निक इसमें की जाती है वो ख़ास तौर पे जो अप्रोच हम करते हैं C2 C3 जंक्शन पर, वो जो है ना अप्लाई की जाती है। इधर ऑस्टियो जो है ना एक तरीका होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोसिंथेसिस कहा जाता है। उसमें स्क्रू प्लेसमेंट होती है पोस्टीरियर अप्रोच के थ्रू C2 के पेडिकल से क्रॉस होते हुए, जो मैंने बताया कि बहुत ही कॉमन कंसिडर की जाती है इस तरह की सूरत हाल में। और इसमें ये किया जाता है कि जो स्क्रू जो होता है वो प्लेस किया जाता है पोस्टीरियर अप्रोच की मदद से, C2 पेडिकल से होता हुआ जाता है ये फ्रैक्चर, और फ्रैगमेंट से होता हुआ, और ये रिड्यूस करता जाता है ना तमाम मतलब कि दोनों वर्टिब्रास को, उसके डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस कर देता है। और ये C2 के पेडिकल से होता हुआ ये क्रॉस कर जाता है और C1 को भी एड्रेस कर देता है। और इसमें हमें वैसे 3.5 मिलीमीटर की ड्रिल चाहिए होती है और उसमें फिर टैप अप्लाई करते हैं, और टैप करने के बाद ये 2.5 मिलीमीटर ड्रिल तक अब जाते हैं। और फिर जो है वर्टिब्रल बॉडी में तकरीबन हम जो है ना 30 से लेकर 35 मिलीमीटर का या 38 मिलीमीटर तक का हम स्क्रू एडवांस कर देते हैं। और ये जो होता है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें मतलब कि रोल ना उसको रिड्यूस करने में। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्लेन एक्सरे जो होता है और वो जो उसकी मदद से इसको आप ना पोस्ट ऑपरेटिवली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसको हमने छोड़ दिया हो। जो मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आपके आगे रखी हैं उसमें जो है एंगुलेशन और डिस्प्लेसमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इन 3 चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। और ये एक थोड़ी सी टेक्निक है, मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निक है। अगर मैंने कहीं ये ना बताया तो फिर वो बेहतर नहीं आएगी। जो कि मैंने आपको ऑस्टियोसिंथेसिस की बात की है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एंटीरियर अप्रोच में तो C2 C3 डिस्केक्टमी करके और फ्यूजन करके आप ये मसला हल कर लेते हैं, लेकिन पोस्टीरियर अप्रोच में C1 और C3 यानी पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन करनी पड़ती है फ्यूजन के लिए। उसमें वायरिंग भी है और उसमें स्क्रू भी कर सकते हैं। वैसे जो एंटीरियर C2 और C3 की जो डिस्केक्टमी की जाती है और पेशेंट को जो पोजीशन जो होती है उसमें सुपाइन पोजीशन में लिटाकर इंट्रा ऑपरेटिव फ्लोरोस्कोप की मदद से हम एक अच्छा अलाइनमेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर हम स्किन इंसिशन देते हैं, वो स्किन जो इंसिशन ट्रांसफ़र भी दिया जाता है, ऑब्लिक भी दिया जाता है, दोनों दिए जा सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग भी की जाती है, न्यूरो मॉनिटरिंग, ताकि आपको पता चले कि
कोई हम इंजरी ना दे दें। और कॉम्बिनेशन में ब्लंट और शार्प डिसेक्शन की जाती हैं न ये प्री वर्टिब्रल फेशिया तक, और फिर जो है लोकलाइज किया जाता है उस C2 C3 की वर्टिब्रल बॉडी के एरिया को उसकी इमेज की मदद से, और फिर एक अप्रोप्रिएट लेवल तक मतलब ये कि पहुँच कर ये जो डिस्केक्टमी होती है ये परफॉर्म की जाती है। और फिर इंटर बॉडी डिवाइस लगाई जा सकती है, ऑटोग्राफ लगाया जा सकता है, एलोग्राफ लगाया जा सकता है उस जिस स्पेस को फिल करने के लिए और थोड़ा सा इमोबिलाइज करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की इंटर बॉडी डिवाइस आपने लगाई है। फिर आप उसी हिसाब से प्लेट भी फिक्स करते हैं, उसको प्लेट को आप स्क्रूज से फिक्स कर देते हैं। C2 और C3 में 2 स्क्रू, C2 में 2 स्क्रू, C3 में 4 स्क्रूज की मदद से ये बॉडी में लगा के आप ग्राफ्ट की अगर कोई लगाया है तो उसकी बाहर निकलने को आप रोक सकते हैं। और जो पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंट फ्यूजन में ये पेशेंट जो प्लेस करते हैं इसमें मेफील्ड हेड होल्डर लगाते हैं, और उसके बाद मतलब ये कि ना हेड होल्डर लगाने के बाद पेशेंट को आप प्रोन पोजीशन में रख के चेस्ट रोल रखते हैं, उसके आगे वो प्रोन पोजीशन में होता है, चेस्ट रोल आप सामने रख देते हैं, और पेशेंट जो होता है वो थोड़ा सा ना रिवर्स समझ लेंगे ट्रेंड लैम्बर्ग पोजीशन में आ जाता है, और नी थोड़ी सी उसकी फ्लेक्स होती हैं। अच्छा, स्किन इंसिशन देने से पहले लेटरल फ्लोरोस्कोप की मदद से आप देख लेते हैं कि अलाइनमेंट सही जगह है, क्योंकि अगर नहीं है तो इसको एडजस्ट कर लें, अलाइनमेंट जितनी हासिल कर सकते हैं वो कर लें ना। मतलब कि इंसिशन देने से पहले इंसिशन आपने जब दे दिया तो बिल्कुल सेंटर में इंफीरियर ऑक्सीपिटल बोन से लेकर C3 के स्पाइनस प्रोसेस तक आप इंसिजन देते हैं, और C1 C2 के C1 C2 और C3 जो पोस्टीरियर एलिमेंट होते हैं उसको एक्सपोज कर देते हैं इलेक्ट्रोकार्टरी की मदद से, और स्क्रू प्लेसमेंट आप कर देते हैं मीडियल पोर्शन ऑफ द C1 के लेटरल मास में, और जो जिसको आप एक्सपोज कर लेते हैं और पैल्पेट कर लेते हैं पहले से ही नंबर 4 पेनफील्ड की मदद से। आप उसे आपको पता है नंबर 4 पेनफील्ड क्या होती है, और C2 नर्व रूट जो होती है वो भी आप थोड़ी सी मोबिलाइज कर लेते हैं इंफीरियरली ताकि उसको इंजरी ना हो सके। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सेक्रीफाइस कर दें ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ C1 लेटरल मास स्क्रू, और ये भी किया जा सकता है। वैसे जो अगर एहतियात कर सकें तो वो तो ज़्यादा बेहतर की जाती है, और फ्लोरोस्कोप इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ख़ास तौर पे C1 स्क्रू करते हुए C2 स्क्रू जो होता है वो आप जो है प्लेस करते हैं पेडिकल में वाया पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, और इसी तरह से जो C2 लेवल जो होता है वो कभी कभी स्किप कर दिया जाता है, या पूरा का पूरा आप छोड़ सकते हैं, C2 को फिक्स ना करें। और C2 इंटरलैमिनर स्क्रू जो है वो भी लगा सकते हैं इसकी जगह, या फिर आप लेटरल मास स्क्रू लगा सकते हैं C3 लेवल पर, और इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो कभी कभी मतलब ये कि ना वेरी करती है। लेकिन अगर प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या फिजिबल नहीं है तो फिर जो है सब लेमिनर वायरिंग भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है, अपना दिमाग ओपन रखें, आप अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे मरीज़ को। जितना अपने आइडियाज़ को फिक्स रख देंगे और कहेंगे बस मैं यही करना है और इससे आगे इससे कम कुछ नहीं करना, तो फिर आप मतलब ये कि एक चीज़ के ग़ुलाम होकर रह जाएंगे और फिर वो उसी तरह से रहेगा। वैसे ही जो कॉर्टिकल बोन जो होती है C1 पे, C2 पे, C3 पर, ये डीकॉर्टिकेट करना अच्छा रहता है, और उसके बाद से बोन को आपको अप्रोच करना स्क्रूज के ज़रिए बोन को अप्रोच करना आसान होता है। ऑटोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट भी प्लेस किया जा सकता है जब आप उसको डीकॉर्टिकेट करके जो है बोनी फ्यूजन अचीव कर सकते हैं।
ये आप जो बोन जो होता है पोस्टीरियरली आप रख सकते हैं ना क्या कहते हैं दोनों आर्च के बीच में, और ताकि वो ना एक एरिया फिक्स हो जाए। और पोस्टीरियर फ्यूजन में आपको डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टमी की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो सीटी इमेजिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान या बाद में, और अंटीरियर और पोस्टीरियर अप्रोच भी साथ में की जा सकती है, एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है, और न बहुत सारे मरीज़ों में इस तरह की जाती है। मैंने भी कुछ मरीज़ों में ऐसे की है एंटीरियर और पोस्टीरियर, और उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी हैं। उसको मैंने अपनी फेसबुक पे भी डाला था एक वक्त में। इसके अलावा जो इमेजिंग होती है पूरे सर्वाइकल स्पाइन की, उसमें सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन तक आपने करना है, और आपने देख लेना है कि कोई और चीज़ तो उसमें नहीं है, कोई और बोनी इंजरी तो नहीं है जो हमने मिस कर दी हो। बहरहाल ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है ट्रीट करने का। उम्मीद करता हूँ मैंने अपने तौर पे कोशिश की किसी हद तक। एक केस प्रेजेंट किया, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं दूसरा भी केस आपके आगे इस तरह का प्रेजेंट कर दूँगा। तो आपको काफ़ी, मैं समझता हूँ उसको मैंने काफ़ी डिटेल से बातें, कंजर्वेटिव पे बहुत टाइम लगाया मैंने। उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।